Good morning everyone. In this video lecture we are going to learn properties of greatest integer function. इससे पहले हम लोगों ने greatest integer function की थ्योरी पढ़ ली थी और कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस लेक्चर को मतलब प्रॉपर्टीज को हम लोग दो लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके लिए मैं दो क्लास लूँगा। पहली क्लास में हम लोग देखेंगे अराउंड 14 to 15 प्रॉपर्टीज और दूसरी क्लास में भी करीब 14 से 15 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट मतलब x की किन वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और x की किन वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। फिर हम लोग कंटिन्यूटी की बात करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे एंड देन मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे। ठीक है, कि ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ समझने के लिए मैं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ? f(x) इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आई नीड अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, यहां पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे या स्केच करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग स्केच कर पाएंगे। x एक्सिस और y एक्सिस पे मैं सबसे पहले इंटीजर्स को प्लॉट कर दूंगा। जैसे लेट सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी नेगेटिव x एक्सिस की तरफ -1, -2, -3, -4, y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इंटीजर्स को प्लॉट कर दिया। अब देखते हैं इसके ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। अब जैसे हम लोग पहले थ्योरी क्लास में पढ़ चुके थे कि जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 0 होती है। तो 0 और 1 के बीच जो ग्राफ होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। एक हम लोग इस तरीके से। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच होगी तो उस समय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, लाइक दिस। सिमिलरली 2 और 3 के बीच, 3 एंड 4 के बीच, इस तरीके से इसका ग्राफ मिलता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। किस क्लास में? जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की थ्योरी पढ़ रहे थे उस क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीजें हम लोग पढ़ी थी कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि लिमिट की। अगर मैं x = 2 पे लिमिट की बात करूं, x = 2 पे अगर मैं लिमिट की बात करूं, x = 2, देखो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है। यहाँ पे 2 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 है। तो एक 1 यूनिट जंप है इसमें। ठीक है, इसलिए 2 पर ये फंक्शन क्या होगा? इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी 2 पे। ऐसे ही 3 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, 4 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए इसकी लिमिट ऑल इंटीजर्स पे, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उस पर लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, पहली बात। और अगर इंटीजर्स को छोड़ दिया जाए तो x की जो वैल्यूज बचेंगी यानी r - z जो वैल्यू बचेंगी उन सभी वैल्यूज पर इसकी लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। पहली बात ये होगी लिमिट के लिए। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं। देखो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन ऑल इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 यूनिट जंप है। किसी भी इंटीजर पे देख लो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू में क्या है? 1 यूनिट जंप है, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑल इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर इंटीजर्स को छोड़ दिया जाए, इंटीजर्स को
रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दिया जाए तो जो नंबर बचेंगे उस नंबर पे ये फंक्शन क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पे आ रही है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप की बात करते हैं। ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड स्लोप राइट हैंड स्लोप के बराबर है तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कर्व क्या होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ होता है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन का कंटिन्यूअस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर इंटीजर्स पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होता एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है। और अगर इंटीजर्स को छोड़ दिया जाए तो x की जो वैल्यूज बचेंगी उन सभी के लिए क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल भी होगा। जैसे मैं 2 और 3 के बीच 2.5 की बात करूं तो यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं 2.5 की बात करता हूँ, x इसको जब 2.5 है, यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप इक्वल हैं और इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो गई। अब बात करते हैं मोनोटोनिसिटी की। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं। देखो, अगर x दो वैल्यूज हैं, जैसे मैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स और x की मैंने दो वैल्यूज ली, एक x इज इक्वल टू x1 और दूसरी x इज इक्वल टू x2। x1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहां पे fx1, ठीक, और x2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, fx2। ठीक है। अब एक चीज याद रखना है यहां पे कि स्ट्रिक्टली फंक्शन वो होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन वो होते हैं जिनके लिए अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो क्या होना चाहिए, fx2 मस्ट बी ग्रेटर देन fx1। तो ऐसे फंक्शन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाए वैसे वैसे fx की वैल्यू बढ़ती जाए, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन किन्हें कहते हैं, ऐसे फंक्शन जो या तो इंक्रीज करते हैं या x की कुछ वैल्यूज के लिए कांस्टेंट हो जाए। अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की बात करूं तो ये देखो, ये जो फंक्शन है जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे fx की वैल्यू बढ़ रही है, और एक इंटरवल के लिए इंटीजर्स के बीच यानी 1 और 2 के बीच की बात करूं तो इसकी वैल्यू 1 है, 2 और 3 के बीच की बात करूं तो इसकी वैल्यू 2 है। यानी x की जितनी भी वैल्यूज हैं 1 और 2 के बीच उनके लिए फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, या तो ये इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x गिव ऑलवेज एन इंटीग्रल वैल्यू। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कहां, कैसे पढ़ चुके हैं, जैसे इसको वेरीफाई करना हो तो x की कोई वैल्यू ले लो। x की वैल्यू जैसे मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू 3.25 ले लिया, ठीक है, और मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू निकाल रहा हूं, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.25 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि क्या है वास्तव में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 की वैल्यू मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में कि कैसे निकालते हैं। हमें एक ऐसे इंटीजर को चूज करना है जो 3.25 से छोटा हो और 3.25 के नियरेस्ट हो। तो ऐसा इंटीजर कौन सा होगा, 3.25। ऐसा इंटीजर कौन सा होगा, ऐसा इंटीजर 3 हो जाएगा। ये जो इंटीजर 3 है वो 3.25 से छोटा है
और 3.25 के नियरेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 3.25 विल इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे x हमने जब रखा 3.25 तो इसकी वैल्यू क्या आई, 3 आई। 3 एक इंटीजर है। ऐसे ही अगर x की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं -3.25, ये नेगेटिव x के लिए देख लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3.25। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। सिमिलरली कैसे, थ्योरी क्लास में मैंने बताया था, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -3.25 चाहिए तो एक ऐसे इंटीजर को चूज कर लो जो -3.25 के नियरेस्ट हो और इससे छोटा हो। तो ऐसा इंटीजर कौन सा होगा, ऐसा इंटीजर -4 होगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.25 विल इक्वल टू -4। ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू लो, पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, इंटीजर लो, जीरो लो, कोई भी वैल्यू लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ऑलवेज गिव एन इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है जो आपको याद रखनी है। हाँ, तो आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ रियल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, ये होता है फॉर ऑल x, फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट पुट करके देख लो। x की पहले पॉजिटिव डेसिमल नंबर वैल्यू पुट करके देख लो, फिर डेसिमल नेगेटिव नंबर पुट करके देख लो। जैसे मान लो x की वैल्यू हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, x की वैल्यू जैसे मान लो 7.15 लेते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 7। मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.15 कैसे कैलकुलेट करोगे, रियल नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है 7.15 और एक ऐसे इंटीजर्स को चूज करना है जो 7.15 से छोटा हो और इसके नियरेस्ट हो। तो ऐसा इंटीजर क्या है, होगा 7 हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7.15 विल इक्वल टू 7। ठीक है, 7 आ गई। तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू तुमने क्या ली है 7.15। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या है, लेस देन x है। अगर x की वैल्यू कोई इंटीजर ले लोगे, x की कोई वैल्यू इंटीजर ले लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 की वैल्यू क्या होती है, डेफिनेशन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर अमंग ऑल इंटीजर्स दैट इज दोज आर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 8 की वैल्यू 8 ही होती है। ठीक है, 8 ही होती है। तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x के बराबर होगी जब x क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर्स को मिला दिया जाए तो एक जो रियल नंबर का सेट आएगा, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स नंबर भी हैं और नॉन इंटीजर्स भी हैं, नॉन इंटीजर्स। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x। ठीक, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया, प्रॉपर्टी नंबर 7 भी वेरीफाई कर लिया कि नॉन इंटीजर्स के लिए जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ऑलवेज लेस देन x होगा। ठीक है, ऑलवेज लेस देन x होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ऑलवेज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 8 तक पढ़ लिया हम लोगों ने। प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करें, अगर प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1। ठीक है, x की कोई एक वैल्यू लेकर के इसको वेरीफाई करके देख लो। जैसे मैंने x की कोई वैल्यू ले ली, x इक्वल्स टू मैंने ले लिया 2.50। ठीक है,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.50 की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.50 की वैल्यू हो जाएगी 2। कैसे हो जाएगी, रियल नंबर लाइन पे 2.50 को प्लॉट कर लो और एक ऐसे इंटीजर को आपको चूज करना है जो 2.50 से छोटा और इसके नियरेस्ट हो, तो एक ऐसा इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.50 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 आई और x की वैल्यू क्या है 2.50, तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x है। x की वैल्यू अगर इंटीजर ले लोगे तो उसके लिए ये जो इक्वलिटी का साइन लगा है उसके लिए वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x माइनस 1 की वैल्यू है 2.50 माइनस 1 यानी 1.50। ठीक है, तो क्या 1.50 इज लेस देन 2 है या नहीं, यहाँ पे यानी x माइनस 1 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू x, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है, ये जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मैंने लिखा है, ठीक है, इसके ऊपर एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो, इसके ऊपर एक और लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर, कितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर ही होगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9, x की कोई वैल्यू ले करके इसको वेरीफाई कर लेना। जैसे x की वैल्यू तुमने ले लिया 3.75, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी 3, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। कितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके ऊपर लगा लो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 3 के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी वेरीफाई हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 11 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 के लिए आई नीड सम स्पेस। प्रॉपर्टी नंबर 11 में क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 11 में कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस एनी इंटीजर विल इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इंटीजर, यानी इंटीजर को इस ब्रैकेट के बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लो प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था, ये 11, प्रॉपर्टी नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर मान लो मैं x की वैल्यू ले लेता हूं यहाँ पे 2.15 और इंटीजर को ले लेता हूं i की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.15 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.15, ये आ जाएगा अंदर 3.15, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.15, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 3। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या ली है हम लोगों ने 2.15, यहाँ पे 2.15 प्लस इंटीजर क्या है 1 है। ठीक है, 2.15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये जो प्रॉपर्टी है ये भी वेरीफाई हो गई हमारी। हमेशा याद रखना कि अगर हम ऐसे लिखा हो कोई नंबर लिखा हो, कोई रियल नंबर x प्लस कोई इंटीजर लिखा हो, तो हम लोग ऐसे इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं प्रॉपर्टी नंबर जो 12 है, प्रॉपर्टी नंबर 12 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्रॉपर्टी नंबर 1 से प्रॉपर्टी नंबर 5 से कि ये इंटीग्रल वैल्यू देगा, ये इंटीग्रल वैल्यू देगा, तो ये वही वाला नहीं हो गया प्रॉपर्टी नंबर 11 जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस i, यहाँ पे i क्या है, i इंटीजर है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 12 भी हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 13 देखते हैं, ये तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा ही था। क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी नंबर 13 देखते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर 13 की ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देता है, हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देता है। अगर इसकी वैल्यू क्या है, n है, इस इंटीजर की वैल्यू अगर n है तो x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। अब क्या है कि प्रॉपर्टी नंबर 14 में कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसके इंटीग्रल पार्ट प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल पार्ट को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी रियल नंबर x को हम लोग उसके इंटीग्रल पार्ट और उसके फ्रैक्शनल पार्ट के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई आप, और आगे कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये इंटीग्रेशन 0 to ln3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e to the power x dx। इफ दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, इसको हम लोग दोनों अप्रोच से करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेनली 3 अप्रोच होते हैं, पहला मैथमेटिकल मेथड, दूसरा एनालिटिकल मेथड और तीसरा ग्राफिकल मेथड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको तो हमें इंटीग्रेशन क्या निकालना था, i की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी 0 to ln3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e to the power x dx। ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी थी हमें। तो मैं यहाँ पे एक इधर की तरफ इसके ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। मैं किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ एक फंक्शन y इज इक्वल टू e टू द पावर x का। ठीक है, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e टू द पावर x का। ठीक है, इन दोनों के ग्राफ को हम लोग देखेंगे कि कैसे ड्रॉ कर पाते हैं। तो ये x एक्सिस है, दिस वन इज y एक्सिस। e टू द पावर x के ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, ये ओरिजिन है। ठीक, e टू द पावर x के ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है e टू द पावर x का। ठीक है, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आएगा। मैं फंक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, कैलकुलस में, तो वहाँ पे मैं फंक्शन वाले चैप्टर को पढ़ाने से पहले जितने भी टाइप के ग्राफ्स हैं उनको बताऊंगा कि कैसे आप ग्राफ विदाउट यूजिंग कैलकुलस आप स्केच कर सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी फिलहाल आप देखो कि e टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल मेथड से इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू n है, कोई इंटीजर n है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, x विल ऑलवेज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस देन n प्लस 1। ठीक है, ये चीज पढ़ ली थी हम लोगों ने। तो अगर मैं ये कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e टू द पावर x की वैल्यू अगर 1 है, तो e टू द पावर x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, e टू द पावर x की वैल्यू विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2। ठीक है, क्या आप मेरे इस बात से सहमत हैं? यस, यही होगा। अगर मैं x के टर्म में लिखूं तो क्या करूंगा, मैं नेचुरल लॉग ले लूंगा। नेचुरल लॉग लूंगा तो ln1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी एंड लेस देन ln2। ठीक है, तो x की इस रेंज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e टू द पावर x की वैल्यू 1 आ गई। अगर मैं लिखूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e टू द पावर x की वैल्यू 2 है, तो e टू द पावर x की वैल्यू
विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 होगी। ठीक है, अगर मैं x के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ln2 एंड लेस देन ln3। ठीक है, हमें इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, हमें इंटीग्रेट करना है 0 टू ln3, और हमें e टू द पावर x जो ये फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है उनकी वैल्यू भी मिल गई। कहां पे मिल गई, 0 से लेकर के, ये देखो 0 से लेकर के ln3 के बीच। लेकिन हमें ये वैल्यूज मिली कैसे मिली हैं, इस इंटरवल के लिए वैल्यू, मतलब x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है और ln2 से छोटी है उसके लिए 1 मिली, और x की वैल्यू जब ln2 से बड़ी है और ln3 से छोटी है उसके लिए इसकी वैल्यू 2 मिली। क्योंकि यहाँ पे देखो e टू द पावर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ e टू द पावर x एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, और इस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है 0 से ln3 के बीच। लेकिन खास बात यह है कि ये जो फंक्शन है इसकी डिसकंटिन्यूटी क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, 0 और ln3 के बीच एक पॉइंट पे, एक जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक कर लेंगे 0 टू ln2, 0 से ln2 के बीच इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, dx प्लस ln2 से ln3, ln2 और ln3 के बीच की वैल्यू क्या है, 2 है, dx। अब अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इनकी इस दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो हम लोग i की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा x 0 टू ln2 प्लस 2 बाहर निकाल लो, x ln2 से ln3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ln2 प्लस 2 ln3 माइनस ln2। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ln2 प्लस ln 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ln2 प्लस ln 2.25, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ln 4.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ln 4.5। इस तरीके से हम लोगों ने इसके आंसर को कैलकुलेट कर लिया, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो राइट होगा। अब देखो ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, अब 0 से ln2 के बीच यहाँ पे एक ln2 होगा और इसके आगे ln3। ठीक है, x इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू ln2 और x इज इक्वल टू ln3। ठीक है, 0 से ln2 के बीच e टू द पावर x का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लें, यानी e टू द पावर x का ये ग्राफ है, e टू द पावर x का ग्राफ है। अगर हम 0 से इस पॉइंट तक ln2 तक ग्राफ के इस पोर्शन का अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ये 1 है। ठीक, और ln2 से ln3 के बीच अगर हम ग्राफ के इस पोर्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लें तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 2। ठीक, तो यहां पे देखो हमें दो रेक्टेंगल मिल रहे हैं। एक रेक्टेंगल क्या, ये है 0 से ln2 के बीच, और दूसरा रेक्टेंगल ये मिल रहा है। अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट कर लें तो हम i की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर इस एरिया को कैलकुलेट कर लें हम तो इस i की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो ln2 माइनस 0
इंटू इसकी हाइट कितनी है 1 है, प्लस इस रेक्टेंगल के एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा विड्थ इंटू हाइट, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया विड्थ क्या है ln3 माइनस ln2, और हाइट कितनी है इसकी, इसकी हाइट 2 है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा ये ln2 प्लस इसको देखो ये क्या हो जाएगा ln 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ln 4.5। ठीक है, तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ये दोनों अलग अलग मेथड हैं, दोनों अलग अलग मेथड से हम लोग, ये ग्राफिकल अप्रोच है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है, दोनों ही अप्रोच से हम लोग इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग क्या है। सॉल्व फॉर x if x into greatest integer of x is equals to 39 where this denotes greatest integral part of x less than or equal to x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 39 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 6 पे बात करूं, x इज इक्वल टू 6 पे मैं इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, x इज इक्वल टू 6 पे तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 6, इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 विल ऑलवेज इक्वल टू 6। किसी भी इंटीजर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उस इंटीजर के बराबर ही होती है। अगर मैं x इक्वल टू 7 पे बात करूं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो 7 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 विल ऑलवेज इक्वल टू 7 इंटू 7, और ये क्या हो जाएगा 49। ठीक है, अब देखो जो ये 39 है, ये जो 39 है वो 39 क्या है, ये जो 39 दिया गया है इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉरी, दिया गया है वो क्या है, वो 36 और 49 के बीच में है। तो x की जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करने के बाद वो क्या होगी, वो 6 एंड 7 के बीच होगी, यानी x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 6 होगी और लेस देन 7 होगी। ठीक है, अगर x की कोई ऐसी वैल्यू है जो 6 से बड़ी है और 7 से छोटी है, तो अगर हम इस वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लें तो क्या आएगा, हमेशा 6 के बराबर आएगा। अगर कोई वैल्यू कोई वैल्यू 6 से बड़ी और 7 से छोटी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। यहां पे क्या पुट कर देते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 6 के बराबर पुट कर दिया और यहां पे 39, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39/6, यानी ये क्या हो जाएगा 6.5। इसका आंसर जो होगा वो 6.5। इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। सॉल्व फॉर x इफ ये दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस इसकी वैल्यू क्या दी हुई है ग्रेटर देन 25। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज इंटीजर देगा तो इंटीजर को हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इंटीजर को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे भी वही काम करना है। ये जो इंटीजर है इसको हम लोग अगर बाहर निकाल दें तो ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x, ठीक, प्लस x, ये ग्रेटर देन 25, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो अब देखो ये दोनों भी इंटीजर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एक इंटीग्रल वैल्यू देगा, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एक इंटीग्रल वैल्यू देगा। तो हम इन दोनों को कहां से बाहर निकाल सकते हैं, हम इस ब्रैकेट के बाहर निकाल दें
तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x, इस तरीके से ग्रेटर देन 25। ठीक है, सेम वही चीज है, ये भी इंटीजर है कोई, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और प्लस x हो रहा है, तो इन तीनों इंटीजर को इस ब्रैकेट के, इस वाले ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। किस ब्रैकेट के, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अगर बाहर निकाल दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल ग्रेटर देन 25। ठीक है, ये मिल जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 25। ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 6.25। ठीक, अभी देखो ये हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू देगा जिसको मैंने z से रिप्रेजेंट किया। तो अगर कोई z, कोई वेरिएबल z ग्रेटर देन 6.25 है तो उस वेरिएबल इंटीजर की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, 6.25 से बड़े जो इंटीजर्स होंगे यही इंटीजर्स होंगे, ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू कौन कौन सी होंगी, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे x हर इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए चेक कर लो, इस इंटरवल के लिए चेक कर लो, इस इंटरवल के लिए चेक कर लो। अगर x की वैल्यू 6 और 7 के बीच होगी तो क्या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 6 होगा, मतलब x की वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आएगी। अगर x की वैल्यू 7 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 विल ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब x बराबर 7 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। जब x की वैल्यू 7 से बड़ी होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा 7 देगा जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द लिमिट x टेंड्स टू 3x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेयर दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो इसमें हमें सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिमिट क्या करना था, लिमिट x टेंड्स टू 3x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करवानी है तो क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू का मतलब क्या होता है, व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3। ठीक है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो x 3 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, x जो अप्रोच कर रहा है 3 को, वो 3 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। और राइट हैंड साइड लिमिट की का मतलब क्या होता है कि अगर x 3 को अप्रोच कर रहा है तो x जो अप्रोच कर रहा है वो 3 को, वो x के राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ पे x 3 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो x है वो 3 से स्लाइटली लेस है। x इज स्लाइटली लेस देन 3, एग्जैक्ट 3 के बराबर नहीं है, यानी x यहाँ पे क्या हो सकता है, x यहाँ पे हो सकता है 2.9999। ठीक है, इस तरीके की वैल्यू होगी। तो अगर
हमें इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2.999, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी 3/2। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट जो हम लोग निकाल रहे हैं उसमें x अप्रोच कर रहा है 3 को फ्रॉम राइट हैंड साइड से, इस साइड से अगर अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 3 से स्लाइटली ग्रेटर होगी, यानी x हो सकती है 3.00001, ठीक, 3 पॉइंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे ऊपर 3 और 3.0001, इसका अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो 3/3, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.0001 की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.001 की वैल्यू 3 आएगी, यानी राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो x जब x 3 को अप्रोच करेगा उसमें x बराबर 3 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली समझो तो ऐसा कुछ होगा, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है fx फंक्शन है, ठीक है। अगर हम ग्राफिकली x बराबर 3 पे इसको समझने की कोशिश करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, वैल्यू 3/2 आई थी। 3/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू ये है 3/2 और 1 क्या है, 1 यहाँ पे होगी, 3/2 से छोटी होगी। तो इसका अगर हम 3 पे ग्राफ ड्रॉ करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 3/2 आ रही है, ये 3/2, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, यहां से जैसे ये ग्राफ है, ये x जब x इज इक्वल टू 3 की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच जो ये जंप है वो कितने यूनिट का जंप है, 0.5 यूनिट का, ठीक है। तो लिमिट क्या है, इस x इज टू 3 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, यानी ऑप्शन जो होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, फॉर ए रियल नंबर x दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। एक सीरीज दी हुई है, हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, जैसे फर्स्ट टर्म को देखें, फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, यानी x 0 और 1 के बीच अगर होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो 0.5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, ठीक। 0.5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कैलकुलेट भी करना है तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ऐसे इंटीजर को सिलेक्ट करना होगा जो 0.5 से छोटा हो और इसके नियरेस्ट हो। तो ऐसा इंटीजर क्या है, 0 है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 विल इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही सेकंड टर्म को देखो, सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 1/100, ठीक है। ये जो नंबर है ये नंबर भी लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस विल इक्वल टू 0। सिमिलरली ये इस नंबर को भी देखो, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 कब तक आता रहेगा, ये 0 तब तक आता रहेगा जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर इन ब्रैकेट के बीच ये जो नंबर होगा वो होगा 49/100, ठीक। यहां तक ये वैल्यू क्या आती रहेगी, 0 आती रहेगी। सोच के देखना, यहां तक वैल्यू 0 आती रहेगी और इसके बाद वाला, इसके नेक्स्ट इसके जो इससे जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा, 1/2 प्लस 50/100,
ये होगा या नहीं? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 विल इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 आ जाएगी। ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 प्लस 51/100, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 50वें टर्म से 99th टर्म तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस नंबर या दिस नंबर हमेशा ये वैल्यू क्या देगा? 1 देगा, यानी 1 + 1 + 1। ये कब तक? 99th टर्म तक। यहाँ पे 99 है ना, ठीक है, 99th टर्म तक, 50वें टर्म से 99th टर्म तक ये वैल्यू देगा 1। तो हमें क्या करना है? इसको ऐड करना है 1 + 1 + 1। कहाँ से कहाँ तक? 50वें टर्म से 99वें टर्म तक। इसको ऐड कर लो। ऐड कैसे करेंगे? देखो ये एपी जीरो कॉमन डिफरेंस वाला एक एपी बन रहा है, तो ऐसा आई हैव टू इरेज, ये एक एपी बन रहा है ये 50वां टर्म है, फिफ्थ, जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये 99th टर्म है, +1 + 1 अप टू +1, ठीक है। तो सम ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n/2 फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इस पूरे सीरीज में कितने नंबर होंगे? इस प्रोग्रेशन में कितने नंबर्स होंगे? 99 - 50 + 1, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 50 टर्म हो जाएंगे। तो n की जगह हम लोगों ने 50 रख दिया, /2 कर दिया, और पहला टर्म क्या है? पहला टर्म 1 है, और लास्ट टर्म भी l की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1, ये क्या हो जाएगा? 50/2 × 2, ये हो जाएगा 50। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 50 के बराबर आएगी, 50 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है नेक्स्ट। इफ दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, ठीक है। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है? लिमिट x टेंड्स टू 1 - x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 प्लस 1 - x, ठीक है। ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। जब x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 - ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, और कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 - x प्लस x - 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? अगर x अप्रोच कर रहा है 1 को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि x 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, और x जो है 1 से छोटा है। जैसे x की वैल्यू क्या होगी? 0.99 ऐसी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की बात करें, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 - 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू 0.99 है, तो 0.999 में से 1 को अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बचेगा? 0.0001 ऐसी वैल्यू आएगी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1 में से 0.999 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगी? यहाँ पे वैल्यू प्लस 0.0001 आ जाएगी। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 - 1 प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे, कोई भी नेगेटिव नंबर जो -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, ऐसे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या देगा? हमेशा यहाँ पे ये वैल्यू देगा -1, और प्लस इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। इतनी बात समझ में आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी -1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, यानी x अप्रोचेज टुवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ 1,
तो इस केस में क्या होता है कि x की जो वैल्यू जो हम लोग लेते हैं वो 1 से थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, यानी x की वैल्यू जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे 1.0001, इस तरीके की वैल्यू ले लेंगे। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस, अगर x की वैल्यू क्या है 1.001 है तो इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.001 प्लस 1 माइनस x, 1 माइनस, यहाँ पे एक और जीरो लगा लो, ठीक है। 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -0.0001, ठीक है। अब देखो ये तो इससे कट जाएगा और इसका क्या आ जाएगा 0.0001 की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.001 की वैल्यू 0 आ जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो 0 प्लस, यानी इसकी वैल्यू जो आ गई वो क्या हो जाएगी -1। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। यहाँ से हम लोगों ने राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे इस केस में राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1 के बराबर आ रही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। ये जेई आईटी जेई में प्रॉब्लम पूछा गया है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, वेयर दिस सिंबल, ये सिंबल, दोनों सिंबल क्या डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो देखो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख लूंगा इसको लिमिट, इसकी वैल्यू क्या है लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, ठीक, x टेंड्स टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख लूंगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मैंने बताया था ना कि किसी भी रियल नंबर को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख दिया, इसको लिख दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिमिट लगाओ, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पे x जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब कैसा होगा x माइनस .0001 इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -.0001 बाई यहाँ पे 0 माइनस .0001, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 0 प्लस 1 हो जाएगी क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है लैम्डा स्क्वायर माइनस 2, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू -1, यानी लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी +-1, ठीक है। लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी +-1, तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विल बी, इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा। देखो अगर ये होता है एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, सिंपल डेफिनेशन। तो एच को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। अगर ये चीज हमें मिलती है तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैं एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 1/3 प्लस एक्स प्लस 2/3 माइनस 3x प्लस 10, ये दिया हुआ है। अब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं,
अब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं यहाँ पे x की जगह मैं x प्लस 1/3 रख दे रहा हूं, ठीक है। x की जगह मैंने रिप्लेस कर क्या कर दिया, x प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा x प्लस 2/3, 1/3 और 1/3 एक दोनों ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 2/3 प्लस ये क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा x प्लस 3/3, यानी x 3/3 क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, ठीक। इस थर्ड टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड टर्म को मैं लिख दूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 और माइनस 3x प्लस 1/3 प्लस 10, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा f(x प्लस 1/3) की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा x प्लस 1/3, सेकेंड टर्म x प्लस 2/3, थर्ड टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 1 प्लस 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये दोनों इक्वल है। देखो इस टर्म में इस फंक्शन में क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/3 है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3 है, यहाँ पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3 है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट माइनस 3x है, इस टर्म में भी माइनस 3x है, यहाँ पे प्लस 10 है, यहाँ पे भी प्लस 10 है, यानी दोनों ही फंक्शन सेम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 1/3 जो होगा इसका पीरियड होगा, यानी ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अभी मैं एक लेक्चर और दूंगा इस पे, उस लेक्चर के बाद आप पूरा फिनिश होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।